बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जाफ़र ख़ान होम्योपैथ यूट्यूब चैनल में डॉक्टर जाफ़र आपको खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज जिस बीमारी के सिलसिले में मैं आपसे बात करूंगा वो है अर्थराइटिस। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अर्थराइटिस है क्या, इसकी अक़साम कितनी हैं, ये क्यों होता है, इसकी अलामात जो हमारे जिस्म पर ज़ाहिर होती हैं वो कौन कौन सी हैं, और आखिर पर हम इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन जो सूटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन्स हम कॉमनली इस्तेमाल कर सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप ये मेरी वीडियो मुकम्मल देखिए शुरू से आखिर तक, ताकि जो ज़रूरी बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं वो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक की तरफ। अर्थराइटिस को समझने के लिए हम यूं कह सकते हैं कि ये बेसिकली जोड़ों के दर्द को कहते हैं। अर्थराइटिस जोड़ों के दर्द को कहते हैं, और ये हमारे बड़े जोड़ों और छोटे जैसे उंगलियों के जोड़ हैं, इन सब में हो सकता है। आगे चल के हम इसकी टाइप्स जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी कितनी अक़साम हैं और ये कितनी किस्मों का होता है। मोहतरम नाज़रीन, आर्थराइटिस की कॉमनली इंडो पाक, ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है बरे सगीर, इसमें कॉमनली 3 अक़साम पाई जाती हैं। सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसके बाद रियूमेटॉइड अर्थराइटिस है, और तीसरी किस्म को हम गाउट कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में समझने की बात ये है कि ये जोड़ों का अपनी ओरिजिनल शेप से घिस जाना, कार्टिलेज का या चिकने मादे का जोड़ों के अंदर कम हो जाना और हड्डी का आपस में रगड़ खाना, ये आम तौर पर बड़ी उम्र के लोगों को होता है, और वज़नी जिनका वज़न ज़्यादा है उन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। आम तौर पर वक़्त के साथ साथ उनके जोड़ों की हड्डियां घिस जाती हैं, वहाँ चिकना मादा कम हो जाता है और हड्डियां आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो नुकीली भी हो जाती हैं और एक दूसरी हड्डी में चुभने की वजह से हमें शदीद दर्द महसूस होता है। और ये बीमारी पुरानी होकर सोजिश और वहाँ पे लाली रेडनेस भी पैदा करती है। फिर और पुरानी होकर वहाँ पे छूने से भी हमें दर्द होता है और दर्द की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाता है। बिलाखिर नी रिप्लेसमेंट तक भी बात पहुँच सकती है। इसके बाद आ जाती है रियूमेटॉइड अर्थराइटिस की बारी। दोस्तों, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस सबसे पहले हम इसको समझने के लिए ये देखेंगे कि जिन लोगों का RA फैक्टर पॉजिटिव होता है, ये एक खून का टेस्ट होता है, RA फैक्टर पॉजिटिव होता है, ये अर्थराइटिस उन लोगों को होता है। और कॉमनली लोग ये कहते हैं कि पहले हमारे दाएं घुटने में दर्द था और अभी 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद बाएं घुटने में दर्द भी शुरू हो गया है। इसमें भी अलामात ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी ही होती हैं। ये सिर्फ डॉक्टर ही इसमें तमीज़ कर सकता है या फ़र्क रख सकता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है या ये रियूमेटॉइड अर्थराइटिस है। रियूमेटॉइड अर्थराइटिस जिस्म के उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है और जिस्म के किसी भी जोड़ में या सब जोड़ों में हो सकता है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमनली हमारे बड़े जोड़ जैसे घुटने, एंकल और कमर का जोड़ है, इसमें ही ज़्यादातर होता है। इसमें भी उसी तरह हड्डियां नुकीली हो जाती हैं
और चिकना मादा कम हो जाता है, कार्टिलेज जो जोड़ों की होती है वो डैमेज हो जाती है और दर्द शिद्दत और फिर शदीद से शदीदतर की तरफ चला जाता है। उसी तरह रेडनेस और स्वेलिंग इसमें भी ज़ाहिर हो सकती है। इसके बाद तीसरी किस्म आ जाती है गाउट की। दोस्तों गाउट एक दर्द की या जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है, एक ऐसा अर्थराइटिस है जिसमें हमारे जोड़ों में यूरिक एसिड जो हमारे गुर्दे हमारे खुराक और यूरिन को फिल्ट्रेशन करने के बाद वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर देते हैं, खारिज कर देते हैं जिस्म से। गुर्दों की फिल्ट्रेशन का निज़ाम डिस्टर्ब होने की वजह से या ख़राब होने की वजह से या गुर्दों की किसी बीमारी की वजह से हमारे खून में यूरिक एसिड की मिक़दार बढ़ना शुरू हो जाती है और वो यूरिक एसिड हमारे जिस्म के जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मतलब एक सॉलिड डिपॉजिट्स, कैल्शियम डिपॉजिट्स, सॉलिड डिपॉजिट्स होना जोड़ों में होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे उन डिपॉजिट्स के बनने की वजह से जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। हड्डियाँ आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं। फिर उसी तरह चिकने मादे की कमी और कार्टिलेज डैमेज होने की वजह से हड्डियाँ खुरदरी हो जाती हैं और वो वहाँ पे सॉलिड डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं और घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। आम तौर पे आप लोगों ने देखा होगा या आप लोगों को महसूस भी होगा कि यहाँ पे एक वो गिल्टी सी बन जाती है, सख्त सी, और इन हाथों में यहाँ पे इस जोड़ में, इसके अलावा उंगलियों के इन जोड़ों में भी बन सकती हैं, घुटनों के जोड़ों में भी ये सख्त चीज़ें, सख्त डिपॉजिट्स बनना शुरू हो जाते हैं और जिनकी वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है हमारे जोड़ों में। तो दोस्तों ये तो थी अर्थराइटिस की टाइप्स। तो अब हम इसकी अलामात की तरफ आ जाते हैं। अर्थराइटिस की अलामात में तीनों अक़साम की अलामात तकरीबन यकसां होती हैं। इनमें सबसे पहले तो जोड़ों में शदीद दर्द होता है। मरीज़ को अपने रूटीन के कामकाज में इंतहाई दुश्वारी पेश आती है, वो अपने रूटीन के कामकाज सही से नहीं कर पाता, बहुत तकलीफ़ होती है। बाज़ इतना दर्द शिद्दत अख्तियार कर जाता है कि उसे चलना फिरना और बैठना दूभर हो जाता है। वो बहुत मुश्किल में होता है कि उसे बैठे, चले फिरे या अपने जोड़ों को फोल्ड करे, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। और इसके साथ साथ जोड़ों पे स्वेलिंग, सोजिश होना शुरू हो जाती है, जोड़ों पे लाली आना शुरू हो जाती है, छूने से दर्द होता है, जोड़ों में सख्त गिल्टियाँ सी और सख्त डिपॉजिट से यूँ लगता है जैसे हड्डी बढ़ गई है या हड्डी जोड़ बड़ा हो गया या हड्डी का कुछ हिस्सा बड़ा हो गया, लंबा हो गया, इस तरह का महसूस होता है और शदीद दर्द होता है। ये तो इसकी अलामात थी और तकालीफ थी जो हमारी बॉडी पे ज़ाहिर होती हैं। तो दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे मैंने पहले आपको बताया कॉमनली बड़ी उम्र के लोगों में और वज़न जिनका ज़्यादा हो उनमें होता है और जो पहलवानी वगैरह करते रहे हैं उनमें ज़्यादातर होता है। बाकी जो दो अक़साम हैं वो किसी में भी हो सकती है। तो अब हम इसकी प्रिकॉशंस की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों अपने सबसे पहले तो वज़न को आप कंट्रोल रखें। आपका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी खुराक में तवाज़न होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आबादी, चावल, आलू वगैरह और गोभी और इस तरह की चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। रूटीन में इस्तेमाल ज़रूर करें। बड़े गोश्त का रूटीन में इस्तेमाल कम ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, रूटीन का इस्तेमाल करें। दालें भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, रूटीन की इस्तेमाल करें। और उसमें सब्ज़ियाँ कोशिश करें, फ्रूट कोशिश करें, पानी की मिक़दार ज़्यादा रखें। और जो मैंने ये चंद चीज़ें बताई हैं इनमें अदरक वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर रखें, लहसुन वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर रखें, पानी का मिक़दार अपनी खुराक में ज़्यादा रखें, तो आपको ये तकालीफ़ इंशाल्लाह नहीं होंगी, या अगर होंगी तो आप कंट्रोल कर पाएंगे। अपने वज़न को कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज़ को मामूल के मुताबिक रखें, खुराक और एक्सरसाइज से वज़न को कंट्रोल रखें। तो इसके बाद हम अद्वियात पे बात कर लेते हैं। दोस्तों अद्वियात पे बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखें मेरी कोशिश है मैं आपको मालूमात दूं, होम्योपैथिक मेडिसिन से अवेयर करूं
क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट फ्री दवाइयाँ हैं और इनके मुज़र असरात जिस्म पर नहीं हैं। मेरे मुल्क के लोग या मेरे इलाके के लोग या ये सब कंटिनेंट बरसगीर पाक हिंद के लोग होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। मैं इन अद्वियात से आपको वाकिफ़ करवाने के लिए, रूशनास करवाने के लिए कि ये बेज़रर तरीका इलाज है, आप इसकी तरफ आएँ, इसे अपनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। इस वजह से ये वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। और अगर कॉमन अलामात आप में हैं तो आप ये अद्वियात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर होगा अपने इलाका के होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद करें। नहीं तो आप अलामात अगर मौजूद हैं तो भी आप लो पोटेंसी में अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। ये मेरा हक बनता है आपके ऊपर और मेरी हौसला अफजाई इसी से होती है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अगर आप किसी बीमारी या किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं बात करूं या मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि मैं कोशिश करूं उसके बारे में मालूमात, उसके बारे में अद्वियात आपसे अपने चैनल पर शेयर करने की कोशिश करूं। तो दोस्तों, अद्वियात की तरफ आ जाते हैं। अद्वियात में मैं आपको दो कॉम्बिनेशन बताऊंगा। एक मैं डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन बताऊंगा और एक मैं आपको मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताऊंगा। तो दोस्तों, डाइल्यूशन में सबसे पहले एपियम ग्रेवुलेंस 6x पोटेंसी में आप ले लें। उसके बाद रस्टॉक्स 6x पोटेंसी में ले लें। कॉल्चिकैम 6x पोटेंसी में ले लें। ब्रायोनिया अल्बा ये भी 6x पोटेंसी में आपने लेना है। इन चारों अद्वियात को बराबर मिकदार में मिक्स कर लें। अगर तो आपको डाइल्यूशन फॉर्म में मिले, लिक्विड फॉर्म में मिले, तो आप इन चारों दवाइयों को बराबर मिकदार में मिक्स करके 10 बार अपने हाथ पे शेक कर लें। शेक करने के बाद डायरेक्टली 3 कतरे सुबह दोपहर शाम अपनी ज़ुबान पे गिरा लें। अगर तकलीफ़ की शिद्दत ज़्यादा है तो दिन में 4 बार भी गिरा सकते हैं और 2-2 घंटे के बाद भी आप ज़ुबान पे गिरा सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, डाइल्यूशन को आप डायरेक्टली ज़ुबान पे गिरा सकते हैं, लेकिन मदर टिंचर्स कभी भी डायरेक्टली ज़ुबान पे ना गिराएं। उसको हमेशा आधे कप पानी में डाइल्यूट करके ही आप इस्तेमाल करें। तो अब दोस्तों आ जाते हैं डाइल्यूशन जो मदर टिंचर्स हैं उसकी तरफ। मदर टिंचर्स डाइल्यूशन में दोस्तों रस्टॉक्स मदर टिंचर, कालूफाइलम मदर टिंचर, एक्टिया स्पाइकेटा मदर टिंचर, गुल्थेरिया मदर टिंचर और आर्टिका यूरिनस मदर टिंचर, इन तमाम मदर टिंचर्स को बराबर मिकदार में आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अपनी हथेली पर 10 बार इसको ज़ोर से शेक कर लें। शेक करने के बाद 20 से 30 कतरे तक आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम आप इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मर्ज़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो तो फिर 30 कतरे आप इस्तेमाल ना करें, 20 कतरे आप हर 2 घंटे के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं आधे कप पानी में डालकर। अगर आपको मर्ज़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको तकलीफ़ है तो आप सुबह दोपहर शाम ही इस दवाई को भी इस्तेमाल करें। 30 कतरे आधे कप पानी में डालें और सुबह दोपहर शाम पी लें। मोहतरम नाजरीन, याद रखें, होम्योपैथिक दवाई को खाने से पहले या खाने के बाद फ़ौरन इस्तेमाल ना करें। होम्योपैथिक दवा पहले और बाद में कम से कम आधा पौना घंटा किसी दूसरी चीज़ के खाने का वक्फा रखें। एक दवाई और दूसरी दवाई के दरमियान भी 5-10 मिनट का वक्फा रखें। होम्योपैथिक दवाई आप 1 साल तक, 1.5 साल तक भी इस्तेमाल लगातार कर सकते हैं। इसके कोई मुज़र असरात नहीं हैं। जब तक बीमारी मुकम्मल आपके जिस्म से जाती ना रहे आप होम्योपैथिक दवाई इस्तेमाल करते रहें। दोस्तों, इन अद्वियात के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको स्पेलिंग्स वगैरह में या इनके नाम में कोई दिक्कत पेश ना आए, आप आसानी से इसे परचेज़ कर सकें। फिर मैं गुजारिश करूंगा, बेहतर ये होगा कि आप अपने इलाका के होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ये दवाई इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप नहीं भी कंसल्ट करते
तो ये दवाई बिल्कुल बेज़रर है। इसके खाने से किसी किस्म के कोई मुज़र असरात आपके जिस्म पर नमूदार नहीं होंगे। आप इसे बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ओवर डोजिंग से इज्तनाब करें। जो हदायत मैंने आपको बताई हैं उनके ऊपर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला आपको शफा अता फरमाएगा। दोस्तों मैं फिर अर्ज़ कर दूं, मेरी वीडियो को लाइक करना, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे, फेसबुक पे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि मेरी वीडियोस जो भी नई वीडियो मेरी अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इस दुआ के साथ डॉक्टर जाफ़र को इजाज़त दीजिए। फिर इंशाअल्लाह जल्द किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।